हाँ जी, देखिए देखो ऐसा है कि मैंने आपको कई सारी एडिशनल बातें बता दी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई बच्चे हमारी क्लास में ऐसे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, चाहे वो लड़कों में हो चाहे वो लड़कियों में हो। फिर भी मैंने कुछ बातें बताई, ये सब बातें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको 3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि अगर दो ग्रुप 180 डिग्री पर है तो एंटी स्टैगर्ड कहलाते हैं, और एंटी स्टैगर्ड पोजीशन बहुत स्टेबल पोजीशन मानी जाती है, मोस्ट स्टेबल मानी जाती है। अच्छा, दूसरी बात, इक्लिप्स फॉर्म लीस्ट स्टेबल मानी जाती है, और इन दोनों के जो बीच की फॉर्म होती है वो कहलाती है गॉश, GAUCH, गॉश, गॉश फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड, इक्लिप्स एंड गॉश। तो गॉश फॉर्म कैसे आया? गॉश फॉर्म इन दोनों की जो बीच की स्टेज होगी उसे बोलते हैं। आप देखिए बीच की स्टेज में क्या है, दोनों OH ग्रुप के बीच में कितने डिग्री का एंगल बचा है, 60 डिग्री। यहां पर 120 का डिग्री का एंगल है। तो गॉश फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, एंटी स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच की पोजीशन। नॉर्मल ऑर्डर होता है एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद गॉश फॉर्म होती है, और उसके बाद कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, इक्लिप्स। इक्लिप्स फॉर्म। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबके लिए। लेकिन जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी वहां एबनॉर्मलिटी आएगी। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में एंटी स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होती, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है गॉश, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मुझे बताना था बस। ना मैं तुम्हें एंटी स्टैगर्ड सिखाना चाहता हूँ, ना इक्लिप्स, ना गॉश, मुझे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी थी, इसलिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी। मैं चाहता था डायरेक्ट रटा भी सकता था आपको, पर मैं नहीं रटाया, आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ समझ गए हो, कोई समझा? अगर समझाओ तो जरा बताएं क्लास में। वही बच्चा, सबसे पहले लड़कियों में कोई समझाओ, कैसे पहचानोगे एंटी स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है, गॉश है? कोई बच्चा बताए सर। हाँ बता। सर एंटी स्टैगर्ड सर तब होता है सर जब सेम फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो। और सर एक्लिप्स तब होएगा सर जब कोई दो मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो, इट हैज नथिंग टू डू विद सेम और अच्छा डिफरेंट। ठीक है सर, ओके सर, हाँ ओके सर। सर जब डायरेक्टली ऑपोजिट होते हैं सर 180 डिग्री एंगल होता है सर, तो एंटी स्टैगर्ड होते हैं सर। वेरी सर गुड। एक्लिप्स तब होता है सर जब कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आगे पीछे, मतलब सर एक हाइट होता है दूसरे के पीछे, 0 डिग्री यस सर, 0 डिग्री पे सर। और सर गॉश एंटी स्टैगर्ड एक्लिप्स के बीच का फेस है सर, जब सर उन दोनों सर एंगल बीच का 60 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा। अब लड़कियों में कुछ बताएं, हाउ डू यू डिफरेंट, हाउ यू विल डिफरेंट एंटी स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म? क्या बात है भाई? अरे आज कोई लड़की आई नहीं क्लास में क्या? ऐसे कैसे हो गए? बान भी जरा एक्सप्लेन करो। वानवी, जानवी, यस एंजल, जरा एक्सप्लेन कर बेटा। तो क्या है सर, इसमें जो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म होती है इसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और सर जो एक्लिप्स फॉर्म होती है उसमें वो दोनों मतलब एक दूसरे के पीछे होते हैं और उसमें 60 डिग्री पे वो रोटेट करते हैं। जनरल ऑर्डर क्या होता है स्टेबिलिटी का? जनरल ऑर्डर स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर सर जनरल ऑर्डर तो एंटी स्टैगर्ड, देन गॉश एंड देन एक्लिप्स। और सर और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो गॉश फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? जानवी। ठीक है, एंजल क्यों नहीं बोली? एंजल आइए बेटा क्लास में। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, लिखो इथाइलिन ग्लाइकॉल इन
ethylene glycol, the stability order is unexpectedly gauche greater than anti-staggered greater than eclipse form, just because of intramolecular hydrogen bonding. Just because of intramolecular hydrogen bonding in gauche form. और यहां पर नोट देखो, नोट में क्या लिखना है, ये वाला ऑर्डर, ये कब एप्लीकेबल है, जनरल ऑर्डर है, लेकिन नोट के फॉर्म में लिखिए जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंटी स्टैगर्ड, गॉश, एक्लिप्स, ये जनरल ऑर्डर है वाला। दो बच्चों की माइक्रोफोन ऑन है, जरा उसको ऑफ कर लीजिए, साइड से आवाज आ रही है, शायद मम्मी की कुछ बहस हो रही है किसी पर्टिकुलर बात पर। तो ये जनरल ऑर्डर लिख दीजिए, ये वाला। और ये बच्चों आप लोग उतार चुके हो क्या पूरा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जल्दी करिए। सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, पूरा जूम ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा एक सेकंड, अब बताइए। अब देखिए, हाँ सर दिख रहा है। आप सही है सर। वो दिख रहा है क्या अपनी क्लास का हीरो? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। एक और बहुत ही जबरदस्त एक्सेप्शनल केस आता है, वो और मैं आपको बता दूं, फिर इस टॉपिक को बाइंड अप करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कठिन टॉपिक है और सबसे बेहतरीन टॉपिक इस चैप्टर का एमओटी। एक और मेरे यहाँ केस डेवलप कर रहा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ चेंज देखो मैंने क्या करा है, इसका नाम है 2-फ्लोरो इथेनॉल। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आ चुका है। 2-फ्लोरो इथेनॉल आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस मैं कह रहा हूं OH की जगह F कर दे रहा हूं और कोई चेंज नहीं करना मेरे को। आप पूरा मत बनाइए, जरूरत नहीं है। ये बना दीजिए लास्ट वाला। यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एबनॉर्मलिटी आएगी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये फ्रंट कार्बन का, ये रियर कार्बन। सर हाँ, सर आपने सर फ्रंट कार्बन का फ्लोरीन बना दिया। सर फ्रंट कार्बन सर फ्लोरीन वाला है। कोई सा भी मान सकते हैं, क्योंकि ग्रुप के सारे स्ट्रक्चर 360 डिग्री से घूमने के बाद जो कोई सा भी आ सकता है।
तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि फ्रंट इसे मानो या इसे मानो, ये तो एग्जाम में बना के देता है कि आप यहाँ पर इस पॉइंट को इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लें, तो वो तो एग्जाम में ऊपर है, किसी को भी अच्छा मान सर, सकते हैं। एक और डाउट था सर। हाँ बोल बोल। सर आपने बताया सर इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, जो एक कार्बन पे अटैच्ड है। हाँ लेकिन सर कार्बन तो सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है सर, तो सर एंगल 109 डिग्री 28 तभी मिनट तो होना चाहिए। ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो हम यहाँ पर जब हम एक्चुअली ये सब न्यूमेंस प्रोजेक्शन कहलाते हैं। न्यूमेंस न्यूमेंस प्रोजेक्शन यानी कि न्यूमेंस जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली दिक्कत यही है सारी कि जो sp3 है वो टेट्राहेड्रल के हिसाब से 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, और Yes, वो sir. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और 3 Yes, डायमेंशनल sir. ज्योमेट्री को हम इस 2D प्लेन पर शो नहीं नहीं कर बना सकते सकते। क्योंकि हमें Yes, एक sir. और चाहिए चीज, है ना। अब न्यूमेंस ने क्या करा, उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को 2D प्लेन पर लिखने के लिए उसने ये तरीका बताया 120 डिग्री वाला कि आप सर्किल मानकर आप तीनों वैलेंसी को 120 डिग्री में प्रोजेक्ट कर लें। ओके सर, तो ठीक है। 3D को 2D में एक्सप्लेन करने के ये दो तरीके होते हैं, एक तो फिशर प्रोजेक्शन और एक न्यूमेंस प्रोजेक्शन। इसमें सबसे ज्यादा सिंपलीफाई किया गया न्यूमेंस में। ओके सर। ठीक है, तो वो अपन वो बॉन्डिंग वाला बिहेवियर नहीं लगा सकते, उसकी वजह से जो कठिनाई आ रही है उसको सिंपलीफाई करने के लिए न्यूमेंस ने वर्क किया। तो यहां पर ये सब मैंने खत्म कर दिया आपका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म नहीं हुई है, इस चैप्टर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हुई है बस, जिसे कहते हैं जनरल टॉपिक्स। अब चैप्टर वाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार आएगी और इससे ज्यादा डिफिकल्ट आएगी। ठीक है, अब लिखे आगे, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। molecular orbital theory and pattern of overlapping among orbitals। ये इस चैप्टर का सबसे भयंकर वाला टॉपिक है और इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना मेरे ख्याल से तो हर, मतलब आप यूं समझ लो अगर 10 साल के पेपर लेके बैठो तो 8 साल इस पर क्वेश्चन जरूर आया होगा, और एक नहीं दो तक आते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी, पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग लिखिए। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय Hans and Mulliken। – 1932 के आसपास की थ्योरी है, बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय Hans and Mulliken। द बेसिक आइडिया ऑफ MOT, the basic idea of MOT is to explain the bonding behavior of molecular orbitals, bonding behavior of molecular orbitals present in molecules, important features, First, like an atom, molecule has
orbitals of molecule has orbitals of definite energy. Definite energy, full stop. Like electrons of atom, like electrons of atoms are present in atomic orbitals. Electrons of molecule, electrons of molecule are present in molecular orbital. Electrons of molecule are present in molecular orbital. लिखते लिखते भी समझने की कोशिश करा करें, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नहीं क्योंकि सिर्फ लिख लिया, जिस दिन दिमाग पे लिखना सीख जाओगे उस दिन सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कॉपियों पे लिखोगे तो सिलेक्शन मुश्किल है, और लिखते लिखते अगर दिमाग पे लिखोगे, मतलब लिखते समय इतनी कंसंट्रेशन हो कि दिमाग उस चीज को कैप्चर करके, आप भले ही दिमाग से वीडियो करें, दिमाग से एवरेज है भले ही, तो भी आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक पे हो जाएगा। बस यही अंतर होता है टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में, कि वो लिखते हुए भी ये जानता है कि वो लिख क्या रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे सिर्फ लिखते हैं, वो जानते ही नहीं कि वो क्या लिख रहे हैं। बाद में जब रिवीजन करेंगे तब उन्हें पता चलता है ये था। तो मेरी सलाह ये है, जो मैं आपको अभी गोल्डन बात बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे पर मेरी तरफ से आपको ये उपहार है। आप एक कागज दीजिए, उस पर मेरा दिया गया आप मंत्र लिख दीजिए कि 90% बच्चे इस बात से अवेयर नहीं होते कि वो क्या लिख रहे हैं, वो सिर्फ लिखते हैं कॉपी पर, और टॉपर बच्चे लिखते समय दिमाग पर भी लिखने की कोशिश करते हैं। बस यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। तो अगर डिफरेंस करना चाहते हैं दूसरे बच्चों से तो यही मंत्र अपनाइए, एक ताबीज बनाकर यहाँ बांध लीजिए। सुरभि जैन को मैं बोल दूंगा कि वो आपको ताबीज बांध दे सकते। सर हैंग हो गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल प्रॉपर। सर आवाज नहीं आ बहुत रही। हैंग हो रहा है आवाज नहीं आ रही सर, सर, हैंग आवाज हो नहीं रहा आ है रही सर। सर। आवाज नहीं आ रही बेटा, आ रही है? हाँ सर, आ रही आवाज है। ही है यस सर। सर अब आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, मॉलिक्यूलर सर सेकंड पॉइंट है। orbitals are formed, molecular orbitals are formed due to combination of atomic orbitals. Molecular orbitals are formed due to combination of atomic orbitals in proper symmetry. In proper symmetry. इसको हाईलाइट कर देना है ना, इसको मैं समझाऊंगा। प्रॉपर सिमेट्री एंड ऑलमोस्ट और नियरली सेम एनर्जी। थर्ड पॉइंट, total number of molecular orbitals formed, total number of molecular orbital formed are always equal to total number of combining atomic orbitals.
combining atomic orbitals. Fourth, an electron in an atomic orbital, an electron in an atomic orbital is under the influence of only one nucleus. Only one nucleus. Only one nucleus. Full stop. However, in a molecular orbital, electron is under the influence of more than one nucleus. Thus, molecular orbital is polycentric. While atomic orbital is monocentric. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होती है. नेक्स्ट पॉइंट, molecular orbitals can be classified as BMO and ABMO. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, BMO एंड ABMO. BMO स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO की फुल फॉर्म है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नेक्स्ट पॉइंट, सर एक मिनट रुक जाइए सर. यस सर. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, BMO एंड ABMO. अब लिखिए एनर्जी ऑर्डर सबसे ज्यादा ABMO की, फिर एनर्जी आती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, और सबसे कम एनर्जी होती है BMO की. सर स्टेबिलिटी ऑर्डर, रुको, स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट रिवर्स, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी BMO, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, और
फिर हाँ, कुछ जस्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछने वाला था सर, तो उसको समझाया थोड़ी है। ओके सर। आप अपोजिट जब मैं समझाऊं दूंगा तब पूछना। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखें 6 और 7 में स्टेबिलिटी एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है। लिखिए द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर filled, the molecular orbitals are filled in the same pattern applicable for atomic orbitals सर प्लीज आप रिपीट सभी को करिए। ये जानकारी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग होती है, पाउली के अकॉर्डिंग होती है एंड ऑब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग होती है। देखिए आगे इसी में लिखा दैट इज नंबर ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। नंबर ऑफ रूल्स एंड principles are followed such as Hund's rule, Aufbau rule and Pauli exclusion। हाँ जी Hund's rule, Aufbau, Pauli। जितना मैंने अभी लिखा दिया है पहले मैं थोड़ा सा उसको समझा दूं, क्योंकि तो एक तो बहुत लंबा टॉपिक है और एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा है। देखो ऐसा है कि जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन लिखा है, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो ये जो हाइड्रोजन की ये जो 1s ऑर्बिटल है ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया H2 मॉलिक्यूल। अब हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर सब कुछ बताना है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है। तो जिस तरीके से एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है उसी तरीके से मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है। रिपीट कर रहा हूं, एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल होती है तो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है। पहली बात। बाकी क्या समझाया मैंने अब तक, जरा बता एक्सप्लेन कर। सर जैसे एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वैसे मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। ठीक है, काव्य अग्रवाल, कृष्ण बजाज, जरा एक्सप्लेन करें मैंने क्या बताया एक एक करके। सर एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल होती है और मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कंबाइन करेंगी। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग एटम की आपस में कंबाइन करके बनाएंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल से आपस में जब जुड़ेगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। अगर दो कंबाइन करेंगी तो दो बनेगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक बीएमओ और दूसरी एबीएमओ। जितनी बीएमओ होंगी उतनी ही क्या होंगी, एबीएमओ। सुधांशु एक्सप्लेन कर जो मैंने समझाया अभी। जितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी उतनी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। ये कौन सा बोल रहे हैं? नमन नमन कुमार की आवाज लग रही है, जबकि सुधांशु से कहा था मैंने तो। तो बोल नहीं रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। अरे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। नमन कुमार। यस सर, यस सर। अब ये बता तुम्हें लड्डू खा लिया कीड़म देखे? यस सर। खा लिए? यस सर खा लिया। अच्छा, अगर मैं तुझसे बोलूं कि अपना हमारा नेशनल एंथम गा देगा तो गा देगा? पता तो क्या हम सब, मैं तो खैर हालांकि नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत गा देगा। नेशनल एंथम गा लूंगा पक्का? सीट पे से खड़ा हो जाओ। से पहले मॉनिटर गाएगा ना क्लास का। क्यों सिखाएगा उसका? सर ये गाएगा नहीं, नमन कुमारी आएगा। वैसे तू सबके बीच में कूद रहा है, सबसे बड़ी बुआ बनना है। बच्चे का नाम मैं बोलूं सुधांशु, और पूछ बोल खुद रहा है। और जब राष्ट्र के लिए कुछ गाने का वक्त आया तो हम क्यों गाएंगे? मॉनिटर गाएगा कि मॉनिटर ने ठेकेदारी ले ली पूरे आगरा की। अरे ये तो घर की बात है यार जेठालाल। चलिए देखिए, एक्चुअली मैं इसलिए नहीं आपसे गवाना चाहता कहीं कुछ एरर आपने कर दी तो ये अपमान होगा देश का, इसलिए मैं नहीं आपसे कह रहा। लेकिन कायदे से हम सभी को बिल्कुल एरर फ्री आना चाहिए इसको गाना। आप में से कोई बच्चा है जो बिल्कुल शब्द टू शब्द गा सकता है बिना किसी गलती के? अगर है तो क्लेम करे, फिर मैं देखता हूँ। गा सकते हैं लेकिन गाने का मन नहीं कर रहा। कौन बोला बेटा है नाम? सर अभिषेक। मैं अभी तुझे क्लास के बाद धक्का देके निकाल रहा हूँ, तो शर्म नहीं है? चाइनीज सिंह के चाइनीज वुहान वायरस देश का। अभी तुझसे कह दूं कि वो वाला गीत गाने का मन, बस निकालो क्षितिज को निकालो। वैसे तू बाथरूम सिंगर है, छत पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ता, गंदे गंदे गाने गाता है, और ये राष्ट्रीय गीत गा रहा है तो आफत आ रही है। मैंने कब करा सर? सर मोदी जी को बताओ सर, ये ऐसे लड़के हैं सर देश को खराब कर रहे हैं सर। हाँ सर, देश को खोखला करते हैं। हाँ ये खोखली है। मुझे पता है नेशनल एंथम तो मतलब ये कह रहे सर मुझसे गलती हो जाएगी, मैं घर पे गा लूंगा मम्मी के सामने, तो मेरा मन नहीं हो रहा। अगर तेरे सामने जलेबी रखी, तेरा जलेबी का मन करेगा नहीं करेगा? चलो बाद में बात करो, फिलहाल तू अभी मैं तुझे कल क्लास में 15 मिनट लटका दे रखूंगा, तू चिंता मत कर। दुश्मनी निकालने का तरीका तो मेरे को आता है। सर मैं एक बात बोलूं, मेरे को पूरा आता तो है अच्छे से, पर एक रूल होता है कि हम लोग क्लोज छत के नीचे नहीं गा सकते, इसलिए मैं अभी नहीं गा सकती। हाँ सर, मैं भी तभी नहीं गा रहा। रूल होता है ये रीजन होता है, तुम जैसे लोग तुम लोग रूल होता है सर। मुझे कितने बच्चे ने बताया, नाम बताओ जरा। सर मैंने दिवेशानी बताइए सर। तो मैं धोखा नहीं कर सकता अपने देश। सर दिवेशानी बताइए सर, पैट्रियट, ट्रू पैट्रियट। और ये ट्रू जो आनी तो सर मैं तभी तो नहीं गा रहा हूँ, मुझे पता है। अच्छा ठीक है। दूसरों के नाम लगाता है आनी तो। सर हर दिन सुबह स्कूल में गाना गाते हैं हम लोग। अच्छा, क्लास बंद होती थी, स्कूल ही नहीं लग रहा है इतने टाइम से तो। हाँ वे तो 10th में जब थे। अब भाई तू उनमें से तो 2 महीने अपना नाम ना बोले तो नाम भूल जाए। अच्छा चलो, तो 4 महीने से नहीं गाया है। अभिषेक चुप हो जा। चलो देखो, वैसे तो मेरे ख्याल सभी बच्चों को आता होगा, फिर भी चलिए बाद में बात करेंगे। आइए देखिए, कहने का मतलब ये कि तुमने परसों तरसों भी रक्षाबंधन वाले दिन, नहीं कौन सा दिन आया था, जन्माष्टमी, उस दिन ही मैंने कहा था कि
सिर्फ सुरभि जैन को छोड़ के किसी ने फोटो भेजी नहीं मेरे को, मैंने बचपन वाली, और बाकी बच्चों ने अभी तक भेजी नहीं है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, कल जब डाउट बताने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा ही नहीं। जिस बच्चे की फोटो आ जाएगी उसी को पर्सनली भेज दूंगा, बाकी किसी को डाउट नहीं बताऊंगा असाइनमेंट के बाद। और बहुत भयंकर वाला असाइनमेंट बनाऊंगा आईटी वाला, तो इसलिए साफ साफ कह रहा हूँ दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। नहीं सर, सर प्लीज असाइनमेंट ही बनाइएगा सर प्लीज। सर असाइनमेंट जल्दी से मुझको ऐसे डाउट बता दीजिएगा सर। तो वो भेज देना, फोटो भेज देना अपनी अपनी खींचवा कर, ठीक है? चलो देखो सर कल क्या हमें क्लास ज्वाइन करनी होगी असाइनमेंट के लिए? तेरे से तो बात ही नहीं कर रहा, तेरा तो मन ही नहीं करता। देखो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये टाइम देख लो भाई, क्योंकि मुझे अभी मोटो सर की क्लास भी 2 मिनट रह गए हैं सर। सर 1 मिनट रह गया है बल्कि। ये गए सर, बज गए 11। ऐसा कि अब तो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ और मूल कॉन्सेप्ट वाले बच्चे बैठे रहेंगे, मतलब दोबारा रिज्वाइन कर लें, और बाकी बच्चों से कल मुलाकात होगी क्लास के टाइम पर। असाइनमेंट डिस्कस होगा, नहीं असाइनमेंट में दूंगा आपको, डिस्कस होगा नहीं होगा ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक? टाटा बाय बाय। सर कल हमें क्लास ज्वाइन करनी है असाइनमेंट के लिए? सर 9:30 बजे असाइनमेंट है। ज्वाइन मत करना, मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगा, फिर क्लास को डिस्कशन का टाइम दूंगा।